हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? परफेक्ट हैं। हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम और आज की क्लास की शुरुआत होगी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड से। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा 5 साल का है लेकिन पेरेंट्स ने उसके नाम से एफडी 50 लाख की करा रखी है और उस 50 लाख की एफडी पे 4 लाख का एनुअल ब्याज भी आता है। तो ये 4 लाख रुपए का ब्याज किसका है? उस बच्चे की इनकम है जो 5 साल का है या फिर पेरेंट्स की इनकम है? तो द आंसर इज ये पेरेंट्स की इनकम होगी। तो कभी कभी क्या करते हैं, पेरेंट्स अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बच्चों के माइनर बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उस पर रिटर्न आती है। तो ये इनकम किसकी हो जाती है? पेरेंट्स की हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनर बच्चों के नाम से किया जाता है तभी इनकम क्लब होती है पेरेंट्स के हाथ में। अगर मेजर बच्चों के नाम से किया जाए तो इनकम किसकी होगी? मेजर बच्चे की ही होगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? तब तो इंसान टैक्स प्लानिंग कर लेगा अपने मेजर बच्चे के नाम से। ध्यान दीजिए, सरकार समझती है कि मेजर बच्चा है, बाप के कंट्रोल में हो सकता है ना हो, ठीक है। चांसेस हैं कि पिताजी को भी एक रिस्क है, अगर वो इतना रिस्क लेने को तैयार है तो ठीक है भाई, टैक्स सेविंग हो जाने देते हैं इनकी, क्योंकि यहां पिताजी को रिस्क है कि बच्चा मेजर है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि उसके नाम से एफडी कराएं और वो विड्रॉ करके निकल ले, राइट। तो माइनर चाइल्ड की इनकम क्या होती है? क्लब होती है पेरेंट्स के हाथ में। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि माइनर बच्चा ही क्यों ना हो लेकिन वो अपने टैलेंट से पैसा कमाता है। अब देखिए, टीवी में कुछ शोज आते हैं जैसे डांस इंडिया, डांस इंडियन आइडल, और कभी कभी हम देखते हैं उसमें कि 2 साल का बच्चा है, ऐसी ऐसी छलांग मार रहा है, ऐसा ऐसा कूद रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो हद कर दिया है, गजब का डांस कर रहा है। तो वो बच्चा जो इनकम कमा रहा है उस टीवी शो से, वो कैसी इनकम है? उसके खुद के टैलेंट की वजह से है, वो पेरेंट्स की वजह से नहीं है इनकम। तो ऐसी इनकम उस बच्चे की ही होती है, वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती है। लेकिन आप सोचेंगे सर 2 साल का बच्चा है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह कैसे जमा करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनकम 2 साल के बच्चे की है, ठीक है। उस 2 साल के बच्चे का पैन कार्ड बनेगा, उसकी रिटर्न फाइल की जाएगी। फाइल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पेरेंट्स की होगी। एट टाइम्स आप देखते हैं कि 4 महीने का बच्चा है, ठीक है, और हगीज का ऐड कर रहा है, क्या मुस्कुराता है हगीज पहन के, राइट। और जब हगीज उतार दो तो कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चा, पूरा एक्सप्रेशन आता है उसको, राइट। तो ये जो बच्चा हगीज वाले ऐड में है, 4 साल का बच्चा है, अरे 4 महीने का बच्चा है और 4 लाख रुपए ऐड से कमाता है, ये इनकम उसकी खुद की है ना कि उनके पेरेंट्स की है। अंडरस्टूड एवरीवन? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी बच्चे मैनुअल वर्क कर रहे हैं, राइट। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 15 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को ट्यूशन क्लासेस देता है, ठीक है, अपने टैलेंट से कमा रहा है, या मैनुअल लेबर कर रहा है, कहीं पे नौकरी कर रहा है, मैनुअल काम कर रहा है जिससे वो पैसा कमा रहा है। तो अगर बच्चा खुद से पैसा कमाता है, माता पिता की वजह से नहीं, खुद से पैसा कमाता है, तो वो इनकम उस बच्चे की ही होती है, राइट। अच्छा, लेकिन अगर माता पिता बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हैं तो ये इनकम किसकी हो जाती है? ऑब्वियसली माता पिता की ये इनकम हो जाती है। लेकिन माता पिता में से किसकी इनकम होगी? जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब किया जाएगा। जैसे बच्चे का नाम है चिंटू, ठीक है, उसके माता पिता हैं, पिताजी की इनकम है 12 लाख रुपया, माताजी की इनकम है 9 लाख रुपया। तो चिंटू की इनकम किसके में ऐड की जाएगी? पिताजी की इनकम में ऐड की जाएगी, उस पेरेंट्स की इनकम में ऐड की जाती है जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है। आइए देखते हैं इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ऑल इनकम दैट एक्रू टू माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर। अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो भी इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, ठीक है। will be included in the total income of that parent whose total income is greater before including income of minor child। तो माइनर चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब की जाती है जिसकी इनकम ज्यादा है, बिफोर क्लबिंग इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। दूसरा, इफ मैरिज ऑफ पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड। मान लीजिए माता पिता का डाइवोर्स हो गया है, तो अब बच्चा जिसके साथ रहता है उसके हाथ में इनकम को क्लब किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है लोगों का कि सर एक बात बताइए कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से 6-6 महीना बच्चे को रखते हैं,
तो अब इनकम किसके हाथ में क्लब की जाएगी, फादर के हाथ में कि मदर के हाथ में, क्योंकि बच्चा कभी फादर के हाथ में भी है और कभी मदर के हाथ में है। तो अब ऐसे में क्या होगा, तो ऑब्वियसली जिस पीरियड में बच्चा फादर के पास है तो उस पीरियड की इनकम फादर के हाथ में क्लब होगी, और जिस पीरियड में बच्चा मदर के पास है उस पीरियड की इनकम मदर के हाथ में क्लब होगी। ठीक है। Where any such income is once included in total income of either parent, any such income of any succeeding year shall be included in the income of other parent only if the AO is satisfied. अब ये फर्स्ट पॉइंट के रेफरेंस में बात हो रही है, ना कि सेकंड पॉइंट के रेफरेंस में। सेकंड पॉइंट में क्या था कि अगर माता पिता का डाइवोर्स हो गया है तो बच्चा जिसके पास रहता है उसकी इनकम में क्लब होगा। पहले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था कि जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब होगा। नॉर्मली क्या होता है, जब मदर फादर सब कोई साथ है, बच्चा साथ है, तो अब मदर फादर में से जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब होता है। ईयर 1 फादर की इनकम थी 10 लाख रुपया और मदर की इनकम थी 8 लाख रुपया। ठीक है। चाइल्ड की इनकम थी 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख रुपए की इनकम किसके हाथ में क्लब होगी, फादर के हाथ में। ईयर 2 फादर की इनकम है 10 लाख रुपया, मदर की इनकम बढ़ चुकी है, अब ये हो गई है 12 लाख रुपया। चाइल्ड की इनकम आई है वही 2 लाख रुपया। अब ये किसके हाथ में क्लब होगी, ईयर 2 में, अगेन इन द हैंड्स ऑफ फादर ओनली। एक बार माइनर चाइल्ड की इनकम पहली बार जिसके हाथ में क्लब हो जाती है उसी के हाथ में हमेशा क्लब होती है, राइट, अनलेस एओ इज सेटिस्फाइड। हाँ, अगर असेसिंग ऑफिसर कहता है कि भाई नहीं अब मदर के हाथ में इसको क्लब कर देना चाहिए तो ऑब्वियसली क्लब होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जिस पेरेंट के हाथ में एक बार इनकम क्लब कर दी गई हमेशा उसी के हाथ में क्लब होती रहती है। तो वेयर एनी सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ईदर पेरेंट, एनी सच इनकम ऑफ एनी सक्सीडिंग ईयर शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अदर पेरेंट ओनली इफ एओ इज सेटिस्फाइड। दूसरे पेरेंट की इनकम में तभी जोड़ा जाएगा जब एओ सेटिस्फाइड है कि भाई अब इसमें जोड़ना चाहिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप क्या करेंगे, जिस पेरेंट की इनकम में एक बार जोड़ा गया था उसी पेरेंट की इनकम में हमेशा लगातार जुड़ता रहेगा। फोर्थ पॉइंट, इन द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल नॉट बी क्लब्ड। इन केसेस में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी। क्या है ये केसेस? ए, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U, लाइक फिजिकली डिसेबल्ड, टोटली ब्लाइंड। अगर डिसेबल बच्चा है तो इनकम फादर के हाथ में क्लब नहीं हो रही है। पता है इसका मतलब क्या है? सरकार मोटिवेट कर रही है कि आप अपने इनकेपेबल बच्चा जो है, जो डिसेबल बच्चा है, उसके नाम से आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करिए, ठीक है, और पेरेंट्स को भी फायदा होगा। पता है कैसे? आइए दिखाता हूं। देखिए, ये है फादर, ये है मदर, ये है चाइल्ड नॉर्मल और ये है चाइल्ड डिसेबल। ठीक है। मान लीजिए फादर की इनकम है 20 लाख रुपया, मदर की इनकम है 12 लाख रुपया, इस नॉर्मल चाइल्ड की इनकम है 4 लाख रुपया और इस डिसेबल चाइल्ड की भी इनकम है 4 लाख रुपया। तो ये 4 लाख रुपया तो इसके हाथ में क्लब हो जाएगा, इसकी इनकम हो जाएगी नील। फाइनल इनकम क्या होगी? फादर की इनकम हो गई 24 लाख रुपया। मदर और फादर में से जिसकी ज़्यादा होती है उसके में क्लब हो जाता है, ठीक है। मदर की इनकम है 12 लाख रुपया, इस चाइल्ड की इनकम हो जाएगी नील और डिसेबल चाइल्ड की इनकम होगी 4 लाख रुपया। फायदा क्या हुआ पता है? देखिए, फादर की इनकम ऑलरेडी 20 लाख रुपए थी, यानी वो 30% स्लैब में थे। जैसे ही 4 लाख रुपया नॉर्मल चाइल्ड की इनकम क्लब हुई, इस 4 लाख पे भी 30% का टैक्स देना पड़ा। ये जो डिसेबल चाइल्ड है इसकी 4 लाख रुपए की इनकम क्लब हुई नहीं, क्योंकि डिसेबल चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होती है, वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होती है। सी चाइल्ड की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। मतलब सी चाइल्ड की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और इन टैक्स कितना आएगा? इसका नील आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टैक्स क्यों नहीं लाएगा? 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो इस 4 लाख रुपए का 30% 1,20,000 रुपए का टैक्स बच गया फादर को, है कि नहीं? तो क्या ये फादर ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड होगा डिसेबल चाइल्ड के नाम से इन्वेस्टमेंट करने में? हाँ, इसके कंपैरिजन में सोचेगा इसके नाम से ज्यादा पैसा जमा कर दें, क्योंकि नॉर्मल चाइल्ड के नाम से पैसा जमा करेंगे तो मेरे हाथ में इनकम क्लब हो जाएगी, टैक्स लग जाएगा 30% का। तो सोचता है डिसेबल चाइल्ड के नाम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे ताकि उसके हाथ में ज्यादा इनकम आए और टैक्स ना लगे, या फिर लगेगा भी तो कम लगेगा। आपको भी पता है भाई, पहले तो ये अगर 7 लाख से ऊपर बढ़ा भी तो पहले लोअर स्लैब में आएगा, फिर कहीं जाके ना हायर स्लैब में पहुंचेगा। तो हमेशा पेरेंट्स इसके नाम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। यही तो सरकार चाहती है। सरकार कह रही है तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक सही है बच्चा
दूसरा बच्चा अंधा है या हाथ नहीं है, उसके एक पैर नहीं है, डिसेबल है किसी भी तरीके से, तो यार उसको मुश्किल होगी पैसे कमाने में। पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी क्या है, उसी बच्चे के नाम से ज्यादा पैसा इकट्ठा करे ताकि उसको फ्यूचर में परेशानी ना आए। माँ बाप के जाने के बाद वो बच्चा अपना ख्याल उस पैसे की मदद से तो कम से कम रख पाए। राइट, सरकार भी यही चाहती है और पेरेंट्स को मोटिवेट भी कर रही है। किस तरीके से कह रही है, वो चाइल्ड के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगा। अब आप भी समझते हैं चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल होगा तो 7 लाख रुपए तक की तो एग्जेम्पशन मिल गई ना। राइट, तो पहला पॉइंट, अगर चाइल्ड डिसेबल है तो इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, अगर चाइल्ड अपने टैलेंट से पैसा कमा रहा है, खुद काम करके पैसा कमा रहा है, तो भी क्लब नहीं होगी। इनकम ऑफ ए चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अगर वो अपनी नॉलेज की वजह से कमा रहा है, जैसे मे बी वो ट्यूशन क्लासेस लेता है, छोटा सा बच्चा 15 साल का बच्चा है, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता है, तो वो उसकी इनकम है। या फिर वो बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, स्टेज शो कर रहा है, वहां से पैसे कमाता है, वो उसकी इनकम है। ठीक है, कहीं पे वो साफ सफाई की नौकरी करता है, वहां से पैसे कमाता है, तो भी वो उसकी ही इनकम है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे एक बात रोक के एक बात और समझाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। जब इनकम ऑफ चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात कर रहा है, तो जो डायरेक्ट इनकम बच्चे की उसकी नॉलेज की वजह से, उसके स्किल की वजह से या उसके मैनुअल वर्क की वजह से आती है, बस वो इनकम क्लब नहीं होती। लेकिन अगर उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए और उस पर इनकम आ जाए, तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है। मतलब बच्चा जो अपने से खुद से कमाता है वो इनकम क्लब नहीं होती है, लेकिन वही इनकम अगर इन्वेस्ट कर दी जाए और इन्वेस्टमेंट की इनकम आ जाए, तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्या होगी, क्लब हो जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, वो तो उसी बच्चे की इनकम थी, वही इन्वेस्ट हुआ है। कैसे सरकार कैसे बाइफरगेट करेगी, जरा सोच के देखिए। ठीक है, मेरा छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो मान लीजिए 4 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, तो जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आप कहेंगे सर 4 लाख रुपए वो बच्चे वाली इनकम इन्वेस्ट हुई है और 1 लाख रुपए आपकी हुई है। हम कहते हैं कि कैसे कह सकते हो आप, जो बच्चा मेरा 4 लाख रुपए कमाता है ना, उसका खुद का 8 लाख रुपए का खर्चा है। हाँ, अब बताइए, तो इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स ने की है कि बच्चे ने की है, कैसे पता चलेगा? अरे ये बात बताना बहुत मुश्किल है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट किसका है? और फिर सरकार अलग अलग कानून थोड़ी ना बनाएगी, सरकार कानून बना के क्लियर है भाई, बच्चा खुद से कमाया है, बच्चे की इनकम है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है तो वो पेरेंट्स की इनकम है। अब भाई पैसा किसका लगा है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अगर बच्चे ने 4 लाख रुपए कमाया तो बच्चा जो खाता पीता है, जो बच्चे के ऊपर खर्चा होता है, वो मां बाप कर रहे हैं कि बच्चा कर रहा है, अब ये कौन बताएगा? अंडरस्टूड? तो इन्वेस्टमेंट जो भी होगी उसकी इनकम तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। लॉ बहुत क्लियर है, अगर बच्चा खुद से कमाया है तो वो बच्चे की इनकम है। एक जगह इन्वेस्टमेंट की इनकम भी क्लब नहीं हो रही है, वो कब है? जब बच्चा डिसेबल है। राइट, एनी इनकम टू माइनर ऑन इन्वेस्टिंग इनकम ऑफ मैनुअल वर्क और स्पेशल टैलेंट शैल बी क्लब्ड। कह रहा है आपने मैनुअल वर्क किया या फिर आपने स्पेशल टैलेंट से पैसा कमाया और उसकी इन्वेस्टमेंट की गई और उस पर इनकम आई, तो वो पेरेंट्स की होगी, वो क्लब हो जाएगी। If income of child is so included, the parents shall be entitled to an exemption of maximum of 1500 in respect of each minor child. जब भी बच्चे की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होती है तो हर बच्चे पे 1500 रुपए की एग्जेम्पशन होती है, हर बच्चे पे 1500 रुपए की एग्जेम्पशन होती है। आइए बताता हूं आपको इसका क्या मतलब है। फादर, मदर, चिंटू, पिंटू, लल्लू, गुल्लू, 4 बच्चे हैं ये। ठीक है, फादर मदर तो सैलरीड एम्प्लॉई है, इन लोगों को सैलरी की इनकम आती है। 20 लाख रुपए फादर की इनकम है, मदर की 12 लाख रुपए की इनकम है। ये सब नौकरी वोकरी नहीं करते हैं। अब इनकी क्या इनकम है बताते हैं। कोचिंग पढ़ाता है चिंटू और उससे इसकी इनकम आती है 50,000 रुपये। पिंटू भी कोचिंग पढ़ाता है, इससे 50,000 रुपये की इनकम आती है। लल्लू कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ाता है, बाकी इंटरेस्ट की इनकम आती है इन सब की। चिंटू की 1000 रुपये की है, पिंटू की कुछ नहीं है,
लल्लू की 1800 रुपये की है और गुल्लू की 1200 रुपये की है। ठीक है, चलिए अब बताइए पेरेंट्स के हाथ में कितनी इनकम क्लब होगी। पेरेंट्स के हाथ में कितनी इनकम क्लब होगी। चिंटू की इनकम अच्छा, किस पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब होगी, फादर या मदर? तो क्लबिंग फादर के हाथ में होगी। ठीक है, कोचिंग की इनकम, ये अपने खुद के टैलेंट से बच्चा कमा रहा है, क्या ये इनकम क्लब होगी? आंसर इज नो। तो चिंटू और पिंटू की 50-50 हजार रुपए की इनकम रह जाएगी, ये 1000 रुपए फादर के हाथ में क्लब होगा। ठीक है, ये 1800 रुपए इंटरेस्ट का फादर के हाथ में क्लब होगा और ये 1200 रुपए फादर के हाथ में क्लब होगा। लेकिन जब भी एक बच्चे की इनकम क्लब होती है तो 1500 रुपए की एग्जेम्पशन हो जाती है। तो जब ये 1000 क्लब होगा तो नील हो जाएगा, कुछ क्लब हुआ ही नहीं, 1500 रुपए की एग्जेम्पशन है पर बच्चा। ये इंटरेस्ट की इनकम तो 300 क्लब होगा और ये 1200 रुपया ये भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 1500 रुपए की एग्जेम्पशन है। और 50-50 हजार रुपया जो कोचिंग क्लासेस लेके ये इनकम कमाए हैं, ठीक है ना, कोचिंग गिवन है, ठीक है, ट्यूशन इनकम है इनकी, 50-50 हजार रुपये कमाए तो ये बच्चे की इनकम है। तो अब पेरेंट की इनकम कितनी, 20,03,00,000, ठीक है, मदर की 12 लाख, इनकी 50,000, इनकी 50,000। आया समझ में सबको? जब भी एक बच्चे की, अच्छा चिंटू के मान लीजिए 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम क्लब हो रहे होते, ठीक है, 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम क्लब हो रहे होते, तो जैसे मान लीजिए चिंटू को गिफ्ट भी आया है, टैक्सेबल गिफ्ट है वो, तो कोई बात नहीं, 1500 रुपए की टोटल एग्जेम्पशन है एक बच्चे पे, पर इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं है कि चिंटू का 1000 रुपए की ये इनकम क्लब हो रही है तो 1500 की यहां से एग्जेम्पशन दे दिया, गिफ्ट में से फिर 1500 की एग्जेम्पशन दे दिया, नहीं, सब मिला के 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी, राइट। If the minor child becomes major during the previous year, then the income which have accrued to him till the date he attains majority shall be clubbed under section 64(1)(a। क्या मतलब है इसका? ये है ईयर बिगनिंग और ये है ईयर एंड, और बीच में बच्चे का हैप्पी बर्थडे आता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और यहां पे बच्चा हो जाता है 18 ईयर्स का ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चा ड्यूरिंग द ईयर कुछ समय माइनर था, कुछ समय मेजर था, भाई 18 साल जब तक नहीं हुआ था ये बच्चा माइनर था, देखिए यहां, और फिर यहां पे मेजर हो गया ड्यूरिंग द ईयर। अब आपने यही पढ़ा है कि माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है, लेकिन ये बच्चा तो माइनर भी था मेजर भी था ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल की इनकम का क्या होगा? तो इतनी इनकम ही, बस इतने पीरियड की इनकम क्लब होगी, इनकम ऑफ दिस पीरियड shall only be clubbed। ठीक है, टिल द डेट ही अटेन्स मेजॉरिटी, जिस दिन वो 18 साल का हुआ है उसके पहले तक की ही इनकम को क्लब किया जाएगा, बाकी जब मेजर हो गया तो उसके बाद की इनकम क्लब नहीं होगी। तो ये थी माइनर चाइल्ड की क्लबिंग के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन जो हमने की। अब हम पूरे चैप्टर की ना डायग्राम के जरिए समरी समझेंगे और आपको भी बहुत मजा आएगा। देखिए बहुत शॉर्ट में सारी बातों को समझेंगे फटाफट जल्दी से। मिस्टर एक्स ने एसेट दिया मिसेज एक्स को, इस एसेट से इनकम मिसेज एक्स के पास कौन कौन सी आ सकती है? कैपिटल इनकम आ सकती है, रेवेन्यू इनकम आ सकती है। कैपिटल इनकम, एसेट को ही बेच दिया तो कैपिटल इनकम आ जाएगी, और अगर वो डिबेंचर वगैरह है तो हो सकता है उस पर ब्याज वगैरह आए, रेवेन्यू इनकम आते जाए। कैपिटल इनकम हो, रेवेन्यू इनकम हो, कोई भी हो, बोथ द इनकम विल बी क्लब्ड। जो भी कैपिटल इनकम या रेवेन्यू इनकम आई उस इनकम को इन्वेस्ट किया गया, इनकम री इन्वेस्टमेंट, और उस पे इनकम आई विल नॉट बी क्लब्ड, क्योंकि ये इनकम ऑन इनकम है और इनकम ऑन इनकम इज नेवर क्लब्ड। नाउ कमिंग टू सेकंड केस स्टडी। पिताजी की इनकम 6 लाख रुपए, माताजी की इनकम 8 लाख रुपया है। ये माइनर चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है अपनी पर्सनल स्किल से। ओहो, पर्सनल स्किल से कमा रहा है, अपनी काबिलियत से पैसा कमा रहा है, माता पिता की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, इसकी खुद की इनकम है। इनकम 3 लाख रुपया विल नॉट बी क्लब्ड। लेकिन इस 3 लाख रुपए की एफडी करा दी जाती है और उस एफडी पे ब्याज आ जाता है 12% का।
उस एफडी पे ब्याज आ जाता है 12% का। ये किसकी इनकम है? 36,000 रुपये जो इंटरेस्ट इनकम आई, 3 लाख इंटू 12%, ये माता पिता में से जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम हो जाएगी, यानी ये इनकम माता जी की हो जाएगी क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। तो अल्टीमेटली माता जी की इनकम कितनी हो जाएगी? 8,36,000 ब्याज का, 8,36,000। अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं। आफ्टर क्लबिंग व्हाट विल बी द इनकम? मिस्टर एक्स की इनकम होगी जितनी है 6 लाख, मिसेज एक्स की इनकम हो जाएगी 8 लाख और 36,000 का ब्याज, 8,36,000। और चाइल्ड की इनकम हो जाएगी कितनी? चाइल्ड की इनकम हो जाएगी 3 लाख रुपया जो उसने पर्सनल स्किल से कमाए थे। ब्याज वाली इनकम माता जी की इनकम में जोड़ दी गई। आइए नेक्स्ट केस स्टडी देखिए। मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए दिए मिसेज एक्स को, ठीक है, और मिसेज एक्स ने उस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए शेयर में। तो शेयर से डिविडेंड आएगा और कैपिटल गेन भी हो सकता है, मतलब शेयर बेच दिया तो कैपिटल गेन की इनकम आएगी और रेगुलरली डिविडेंड की इनकम आएगी। ये दोनों की दोनों क्लब होगी। अगर उस 10 लाख रुपए को डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया होता मिसेस एक्स ने, तो डिबेंचर पे ब्याज आ सकता है और डिबेंचर को जब सेल किया जाएगा तो कैपिटल गेन आएगा। कोई बात नहीं, कुछ भी आ जाए, कैपिटल इनकम चाहे रेवेन्यू इनकम दोनों ही क्लब होगी। हाँ, मिसेस एक्स ने अगर मान लीजिए उससे ज्वेलरी खरीद लिया तो कैपिटल इनकम ही आएगी, जब ज्वेलरी बेचेंगी तो कमाएंगी, राइट। तो कैपिटल गेन विल बी क्लब्ड, राइट। अच्छा, एक बार एक क्वेरी आई थी यहाँ पे जो जिसका भी मैं आंसर कर देता हूँ कि बच्चे ने पूछा सर रेवेन्यू इनकम मान लीजिए ज्वेलरी से आ गई, पता है कैसे? उस वाइफ ने क्या किया, उस ज्वेलरी को किराए पे चलाने का काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ज्वेलरी को किराए पे चलाने का काम शुरू कर दिया, या तो ये बिजनेस की तरह टेकअप किया तो पीजीबीपी की इनकम है, बिजनेस की इनकम क्लब होगी, और अगर मान लीजिए ये अदर सोर्सेज है तो भी ये क्लब होगी, ठीक है। कोई भी रेवेन्यू इनकम आए, कैपिटल इनकम आए, वो तो किसके हाथ में क्लब होगी? जो ट्रांसफरर ऑफ एसेट है उसके हाथ में। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट ही है, आप समझ पा रहे हो? पैसा दिया गया और पैसे से एसेट खरीदी गई, दिस इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिसेज एक्स को 10 लाख रुपए कैश दिए, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग कैश, तो आप इसको हमेशा बैंक ट्रांसफर ही समझिएगा क्योंकि कैश देने पे पेनाल्टी लग जाती है, आपको मालूम है ना। तो कैश का मतलब कभी भी कैश मत लीजिएगा, बेसिकली बैंक ट्रांसफर वगैरह को भी हम कैश कहते हैं कि भाई पैसा दिया, पैसा देने कोई कैश वर्ड भी यूज करते हैं। तो व्हेन आई एम सेइंग कैश, तो यू अंडरस्टैंड कि बैंक ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को 10 लाख रुपए दिए और उस 10 लाख रुपए को मिसेज एक्स ने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो उसे इनकम आई, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो एग्जेम्प्ट हो गया, सैलरी बोनस कमीशन आया वो कभी क्लब होगा ही नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया वो क्लब होगा, ये भी आपको पता है। मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को 10 लाख रुपए कैश दिए और मिसेज एक्स ने क्या किया, उससे बिजनेस कर लिया अपना, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 20 लाख रुपए मिसेज एक्स का था, अपने पैसा लगाया था, बीच में ये कहीं 10 लाख रुपए की गिफ्ट आ रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर 22-23 तो मेरे हिसाब से कोई भी क्लबिंग नहीं होगी, 4 लाख रुपए प्रॉफिट पूरा मिसेज एक्स का है, ठीक है। अब ये जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये बटेगा, राइट। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बटेगा, कैसे बटेगा? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट इंटू हस्बैंड का दिया पैसा कितना, इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई टोटल पैसा कितना लगा है 20 लाख, ठीक है। 4 लाख प्रॉफिट का और 6 लाख रुपया 20 लाख रुपया और 10 लाख रुपया हस्बैंड का, टोटल 30 लाख रुपया। ये एज्यूम किया गया है प्रॉफिट इज विदड्रॉन पे, 23-24, ये प्रॉफिट इज विदड्रॉन वाले पे सॉल्व किया गया है। 6 लाख रुपया प्रॉफिट इंटू अमाउंट गिवन बाय हस्बैंड 10 लाख अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपीज, 20 लाख रुपया वाइफ का और 10 लाख रुपया हस्बैंड का। अगर ये 4 लाख रुपए का प्रॉफिट विदड्रॉन नहीं हुआ है, ठीक है, इफ प्रॉफिट नॉट विदड्रॉन, इफ प्रॉफिट नॉट विदड्रॉन, अगर आपने प्रॉफिट विदड्रॉ नहीं किया था 22-23 का, तो 23-24 का क्लबिंग कितना होगा पता है? 23-24 का क्लबिंग होगा 6 लाख रुपया इंटू 10 लाख रुपया हस्बैंड की इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख, 30 लाख और 4 लाख रुपया प्रॉफिट, 34 लाख रुपया धंधे में लगा हुआ है, 34 लाख रुपया।
ये हो जाएगा 1,76,470 रुपया, 471 रुपया क्लब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इलस्ट्रेशन है वो भी देखेंगे आपके साथ। इलस्ट्रेशन 1, विशाल होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर कैपिटल इन वाई लिमिटेड, यानी विशाल की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वाई लिमिटेड में। मिसेस विशाल इज एम्प्लॉयड बाय वाई लिमिटेड, सैलरी बीइंग 40,000 पर मंथ। अच्छा, वाई देखिए विशाल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उनकी बीवी 40,000 की सैलरी में उस कंपनी में। एज ए जनरल मैनेजर फाइनेंस, शी डज नॉट हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू जस्टिफाई रेमुनेशन, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं है। असर्टेन इन हुज हैंड द सैलरी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, विशाल की इनकम हो जाएगी अब ये। ठीक है, अगर हमने बताया था कि हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और स्पाउस को वहाँ से तनख्वाह मिल रही है, तो वो तनख्वाह किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर पूछा, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ मिसेस विशाल वाज एम्प्लॉयड बाय वाई लिमिटेड इवन प्रायर टू हर मैरिज, शादी के पहले से ही वो वहाँ नौकरी पे थी तो भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, शादी के पहले से थी, शादी के पहले और शादी के बाद सब कुछ होना चाहिए। कहाँ पे ये सब पढ़ा था हमने? ये हमने पढ़ा था कि जब हस्बैंड वाइफ को या डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफर करता है जिससे इनको इनकम आ रही है, तो हमने कहा था कि रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ should exist both at the time of transfer of asset and at the time of accrual of income, and the same applies for father-in-law and daughter-in-law भी, कि अगर फादर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफर किया और डॉटर इन लॉ को इनकम आ रही है, तो मैंने बताया कि फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए एट बोथ द टाइम, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पे ये सब बात नहीं थी। तो यहाँ तो सिंपल सी बात हमने पढ़ी है कि अगर हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ को तनख्वाह मिल रही है उस कंपनी से विदाउट नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस उस तरीके का, तो फिर वो इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। आइए क्वेश्चन 2 देखिए। दिनेश एज 35 ईयर गिफ्ट 10 लाख टू मिसेस दिनेश एज 31 ईयर्स, सी डिपॉजिट द सेम इन बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी उसे कितना ब्याज आ गया? 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फिर है माइनर, योगेश इज माइनर चाइल्ड ऑफ दिनेश एंड मिसेस दिनेश। ठीक है, इनका बच्चा है योगेश। योगेश हैज अ बैंक डिपॉजिट ऑफ 70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25%, विच वॉज गिफ्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। अच्छा, 70,000 रुपए का बैंक डिपॉजिट है। अच्छा, ग्रैंडफादर से 70,000 रुपए आया है, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर रिलेटिव होते हैं, उससे जो पैसा आया 70,000 रुपए, ये तो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अब इसका जो ब्याज आ रहा है 8.25%, वो निकाल लीजिए कितना है। 70,000 का 8.25% हो गया 5,775। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। अदर इनकम ऑफ दिनेश एंड मिसेस दिनेश इज एज फॉलोज। दिनेश की सैलरी है 3 लाख रुपया, दिनेश की इनकम है 3 लाख रुपए, जिसमें सैलरी है 2,10 और बैंक इंटरेस्ट है 90,000। तो पहले एक काम करते हैं, दिनेश की सैलरी 2,10, बैंक इंटरेस्ट 90,000। दिनेश में लिख लेते हैं 2,10 और बैंक इंटरेस्ट, अच्छा आगे पढ़िए अभी, और क्या है, बैंक इंटरेस्ट 90,000 ये रहा। ठीक है, तो ये 2,10 और 90 वाला काम कर लिया हमने। मिसेस दिनेश की इनकम है 2 लाख रुपया एज इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। मिसेस दिनेश की इनकम 2 लाख रुपया है। ठीक है, ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो आ रहा है, ये नहीं बताया कहीं भी कि वो मिस्टर दिनेश की वजह से आ रहा है। ऊपर ये जरूर बता रहा था कि 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है दिनेश ने, जिसपे 8% का ब्याज आ रहा है मिसेस दिनेश को, तो ये 80,000 रुपए की इनकम क्लब हो जाएगी। ये देखिए, ये मिस्टर दिनेश में आ गया। और एक ये ब्याज आया था बच्चे को 5,775 का, ये बच्चे की इनकम नहीं होगी, ये मिस्टर दिनेश की इनकम हो जाएगा, क्योंकि इनकी इनकम ही ज़्यादा है। तो कितनी इनकम हो जाएगी? 1,500 रुपये लेस कर देंगे, इसमें से 1,500 रुपये कम कर देंगे, तो 4,275 ये वाली इनकम क्लब हो जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ इंटरेस्ट इनकम मिसेस दिनेश ने डिपॉजिट किया 1,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, और दिनेश ने कंट्रीब्यूट किया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 40,000 रुपया। तो एक्चुअली पीएफ में जो पैसा देते हैं उसकी एटीसी में डिडक्शन मिलती है। ठीक है,
तो दोनों लोग को ये 1,000 इनको 40,000 इनको मिल जाएगी। GTI करके टोटल इनकम निकाल दीजिए। अभी तो हालांकि फोकस डिडक्शन पे नहीं है, अब ये प्रॉब्लम में था तो ठीक है, अदरवाइज अभी फोकस तो बस यही था क्लबिंग वाला समझना। तो आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्लबिंग से रिलेटेड पढ़ ली, एक तो ये मिसेस दिनेश की जो इनकम क्लब हुई, और बच्चे की जब क्लब हुई तो 1500 की एग्जेम्पशन मिली। अच्छा, 1500 की एग्जेम्पशन बच्चे की इनकम जब क्लब होती है ना, माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है, तभी 1500 की एग्जेम्पशन है। बीबी की इनकम क्लब होगी तब नहीं एग्जेम्पशन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संजय मिसेस संजय होल्ड्स 20% 30% इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड। दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड फ्रॉम 1 अप्रैल 23 इन मुंबई ब्रांच ऑफ सी लिमिटेड। मंथली सैलरी 80,000 और 40,000 है। अच्छा, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी दोनों लोग का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और दोनों लोगों को जो इनकम आ रही है वो टैलेंट की वजह से नहीं आ रही है। तो भाई कोई बात नहीं, एक जगह इनकम सारी क्लब हो जाएगी, दोनों इनकम 80,000 40,000 1,20,000 एक के हाथ में टैक्सेबल होगी। किसके हाथ में? जिसकी बाकी इनकम ज्यादा है। तो संजय और मिसेस संजय की बाकी इनकम किसकी ज्यादा है देखते हैं। संजय की बाकी इनकम है 1,60 और मिसेस संजय की बाकी इनकम है 1,90। तो मिसेस संजय में सारा टैक्सेबल हो जाएगा, मिसेस संजय में ही सारा टैक्सेबल हो जाएगा। 1,20,000 इंटू 12, ठीक है, मतलब पूरा 80,000 इंटू 12 और 40,000 इंटू 12 दोनों मिसेस संजय की इनकम है। ये देखिए 80,000 इंटू 12 भी मिसेस संजय का है, 40,000 इंटू 12 भी मिसेस संजय का है, 1,90,000 उनकी बाकी इनकम, और हस्बैंड की इनकम सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रहेगी। दोनों का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को अपनी काबिलियत की वजह से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो तनख्वाह एक पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है जिसकी बाकी इनकम ज्यादा है। डन। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। अमित एंड बोलू आर माइनर सन्स ऑफ ननकू एंड मिसेस ननकू, ठीक है। बिजनेस इनकम ऑफ ननकू इज 340। हम लोग ये काम करेंगे, हाथों हाथ इसको पोस्ट करते जाते हैं जिसकी इनकम है। हमने 4 कॉलम नीचे बना लिया, ननकू, मिसेस ननकू, अमित और बोलू। ननकू की बिजनेस इनकम 340, चलिए ननकू में 340 लिख दिया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस ननकू इज 1,90,000, जो हाउस प्रॉपर्टी मिसेस ननकू का 190। इनकम ऑफ अमित एंड बोलू फ्रॉम स्टेज एक्टिंग, स्टेज एक्टिंग से कमाते हैं, अपनी काबिलियत से कमाते हैं, तो इनकी खुद की इनकम है 60,000 70,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट ऑफ अमित एंड बोलू, अच्छा कंपनी में डिपॉजिट किए हैं अमित और बोलू, ठीक है। डिपॉजिट वॉज मेड आउट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिंग, इनके खुद की कमाई गई इनकम, इनके काबिलियत से कमाई गई इनकम को इन्वेस्ट किया गया है, तो फर्क नहीं पड़ता, तो भी पेरेंट्स की इनकम होती है। 30,000 और 1,000 है, तो ठीक है भाई, 30,000 और 1,000 है, तो जब अमित की इनकम जोड़ी जाएगी तो 30,000 में से 1,500 कम होगा, और बोलू की जब जोड़ी जाएगी तो 1,000 में से 1,500 कम होगा, तो भाई टैक्स ऐड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी देख लेते और भी इनकम है क्या, क्योंकि टोटल 1,500 की एग्जेम्पशन होती है, ठीक है। तो 30,000 और 1,000 ये क्लबिंग वाला है, अभी देखेंगे। और अमित एंड बोलू है रिसीव फॉलोइंग बर्थडे गिफ्ट ऑन 20 मई 2023, गिफ्ट रिसीव बाई बोलू फ्रॉम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर वाला ये तो एग्जेम्प्ट है 80,000, ठीक है। गिफ्ट रिसीव बाई अमित 60,000 फ्रॉम ननकूज फ्रेंड एंड 35,000 फ्रॉम रिलेटिव, 35,000 रिलेटिव वाला भी एग्जेम्प्ट है। ये 60,000 रुपया वाला टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये किसको मिला है? अमित को, और ये अमित का था, ये अमित का है, और ये बोलू का है 1,000, ठीक है। तो अमित का 60,000 और 30,000 90,000 रुपया टोटल है, तो कहीं से भी 1,500 घटा लो, चाहे तो यहां से घटा लो, चाहे तो यहां से घटा लो, जहां मर्जी एक जगह से घटा लो। तो 60,000 से यहां घटा के 58,500 कर दिया, और 30,000 रुपया अभी ये अलग से ऐड कर दिया। अब रही बात ये बोलू की, बोलू का 1,000 में 1,500 एग्जेम्पशन है, तो भाई 1,000 में से 1,000 ही एग्जेम्पशन हो पाएगा, ये नील हो जाएगा, जब क्लब होगा तो नील हो गया। अब देख लीजिए सारा टिक्ड है फिगर इसमें, क्लियर है ना सबको? अच्छा, कोई टेंशन की बात नहीं, अगर यहां चाहें तो आप 60,000 रुपया लिख लीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं है। और यहां पे आप क्या कीजिएगा फिर, 28,500 कर दीजिएगा, 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी। पर बच्चा 1,500 की एग्जेम्पशन है, पर इनकम 1,500 की एग्जेम्पशन नहीं है, पर बच्चा 1,500 की एग्जेम्पशन है। अच्छा, क्या यहां पे कहीं लिमिट है सर? क्योंकि बहुत सारी जगह सैलरी में पढ़े थे पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में यहां कोई लिमिट है क्या? नहीं, 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों की एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम से ज्यादा भी अगर बच्चे हैं ना, तो भी टेंशन नहीं है, हर बच्चे पे 1,500 की एग्जेम्पशन। आइए इलस्ट्रेशन 5 कराते हैं आपको। X, an individual, is engaged in the business of money lending. On April 1, 2023, he gave advance of 10 lakh to his HUF.
ओहो, एचयूएफ को इसने एडवांस दिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एचयूएफ को एडवांस देते हो तो इनकम क्लब नहीं होती है। दिस इज नॉट कॉल्ड थ्रोइंग ऑफ एसेट इनटू एचयूएफ। ये एसेट आपने नहीं ट्रांसफर किया। अगर आपने एडवांस दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको एडवांस पे ब्याज मिलेगा और एचयूएफ जो इस पैसे पे कमाएगा वो एचयूएफ की इनकम होगी। टू हिज एचयूएफ एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, 12% के रेट पे आपने अपनी एचयूएफ में 10 लाख रुपए डाल दिया 12% के इंटरेस्ट रेट पे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एचयूएफ अर्न्स 4 लाख एज प्रॉफिट ऑन द मनी एडवांस बाय एक्स बिफोर पेइंग इंटरेस्ट। 4 लाख रुपया एचयूएफ ने कमा लिया उस पे, तो 4 लाख रुपया में से 1,20,000 रुपया का ब्याज घटाइए जो एचयूएफ को देना पड़ा, तो कितना हो गया? 2,80,000 रुपया एचयूएफ की इनकम है। तो कह रहा है इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम ऑफ एचयूएफ 4 लाख माइनस 12% ऑफ 10 लाख इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ एक्स अंडर सेक्शन 64(2). कह रहा है कि क्या 4 लाख में से 1,20,000 घटाएंगे 2,80,000 आएगा, तो क्या ये मिस्टर एक्स की इनकम है जिसने पैसा ट्रांसफर किया है एचयूएफ में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने पढ़ा है ये बात कि अगर आप एचयूएफ में एसेट ट्रांसफर करोगे तो इनकम क्लब हो जाएगी, लेकिन अगर हम एचयूएफ को एडवांस देते हैं तो इसे एसेट ट्रांसफर नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये एचयूएफ की इनकम है। नो, एचयूएफ की इनकम है ये। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ एक्स इज नॉट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग? कि पहले यहां पे बोला था ना एक बात, देखिए कि एक्स इज इन द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी लेंडिंग बिजनेस मतलब उसका काम ही है लोगों को ब्याज पे पैसा देना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ब्याज पे पैसा देता है नहीं देता इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कभी भी हम अगर एडवांस दे रहे हैं अपनी एचयूएफ में तो वो एसेट ट्रांसफर की तरह ट्रीट नहीं होता और इनकम क्लब नहीं होता है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, हम कहेंगे। अच्छा, डज इट मेक एनी चेंज इफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 64 इफ मनी एडवांस इज एट द रेट ऑफ 4%? मार्केट में ब्याज कह रहा है 12% चल रहा है, लेकिन आपने 4% पे एचयूएफ को दिया, तो इस बात से फर्क पड़ेगा क्लबिंग पे? नहीं पड़ेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम बीबी को लोन दे दें बिना इंटरेस्ट के भी तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लड़ नहीं सकता। मजाक किए हुए बीबी से ब्याज लेंगे? जीना है कि नहीं? तुम बीबी बच्चे वाले हो कि नहीं हो, उसी से पूछेंगे हम। मजाक बना रखा है, बीबी से ब्याज लेने को कह रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो भाई नहीं चलेगी। आप बिना ब्याज के भी लोन दे सकते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। अरे एचयूएफ है, मेरा परिवार है, हम परिवार को ब्याज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिल्ला के बोलेंगे दिमाग में खराब हो गया है, अपने परिवार में मेरे बीबी बच्चों का परिवार है, उस परिवार को हम देंगे लोन के रूप में पैसा और उस पर ब्याज लेंगे हम, वो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे थोड़ा बहुत ले लिया बस, ठीक है, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो भी आप ब्याज दे रहे हैं, जो भी आप ब्याज ले रहे हैं एचयूएफ से, वो आपकी इनकम है, और एचयूएफ जो भी उस पैसे पे कमा रहा है माइनस जो ब्याज दे रहा है वो एचयूएफ की इनकम है। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन 6 देखिए। मिस्टर धवल हैज एन इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ 3,50,000। बड़ी सुंदर बात है। और माइनर चिल्ड्रन की इनकम इस प्रकार है। माइनर डॉटर हैज अर्नड द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम अ टीवी शो 1.5 लाख रुपया। तो ये तो माइनर डॉटर की इनकम है। ठीक है, ये हो गई इनकम ऑफ माइनर डॉटर, इनकम ऑफ माइनर डॉटर। ठीक है, 1.5 लाख रुपया। फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी विद अ बैंक डिपॉजिटेड बाय मिस्टर धवल फ्रॉम हिज इनकम, तो ये फादर की इनकम हो जाएगी, ये फादर की इनकम है 5,000। माइनर चाइल्ड हैज, माइनर सन हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम, बेटे की भी कुछ इनकम है, अपनी पेंटिंग बेच के कमाया। अरे एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है भाई, पेंटिंग बेच के 1,10,000 रुपया कमा लिया, छोटा सा बच्चा, तो ये माइनर चाइल्ड की इनकम है, इनकम ऑफ माइनर सन। बेटी टीवी शो से कमाई है, बेटा देखो पेंटिंग बेच के कमाया है। और फिर एफडी का ब्याज आ रहा है 1,000 रुपया, तो ये फादर की इनकम है। अब फादर को इस 5,000 में से 1,500 की एग्जेम्पशन मिलेगी, तो फादर में कितना जुड़ेगा? 3,500 रुपया। और ये जब जुड़ेगा 1,000 रुपया फादर में, तो कितना जुड़ेगा? नील जुड़ेगा, क्योंकि 1,500 की एग्जेम्पशन है, इनकम ही कितनी है? 1,000। ठीक है, तो फादर की जो इनकम होगी 3,50,000 और प्लस 3,500, 3,53,500, और ठीक है, और बाकी जो इनकम है वो बच्चे की इनकम है। ये 1.5 लाख बच्चे की इनकम, ये 1,10,000 भी बच्चे की इनकम। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन तो और भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ गया है कि आपको सब समझ में आ गया है राइट। तो बाकी इलस्ट्रेशन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्यूशन दिया ही हुआ है,
और इस चैप्टर में ऐसा कोई बहुत दम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ चुकी है आपके दिमाग में, और बस वही सेम छोटे मोटे प्रोविजन है वही आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन आपके साथ एमसीक्यू जरूर करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे करेंगे, जल्दी जल्दी। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन एटीयू, ठीक है। एटीयू वाले बच्चे की क्लबिंग होती है क्या? नहीं, एटीयू वाले बच्चे की इनकम बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होती है, टू बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड। इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, माइनर डॉटर है ना, तो उस पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, बिफोर एडिंग दिस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। Where a member of HUF has converted or transferred his self-acquired property for inadequate consideration into joint family property, income arising therefrom। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कह रहा है कि एक मेंबर एचयूएफ में अपनी प्रॉपर्टी डाल दिया है, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी किसकी है? अरे जिसने ट्रांसफर किया उसकी है, उस मेंबर की इनकम है जिस मेंबर ने ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी। ए, if the converted property is subsequently partitioned among the members of the family, the income derived from such converted property as is received by spouse of the transferor will be taxable। देखिए मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए एचयूएफ का, आपने एचयूएफ में प्रॉपर्टी डाली और एचयूएफ का बंटवारा हो गया, तो आपकी बीबी का और माइनर बच्चों का इनकम आपके हाथ में क्लब होता है, और मेजर बच्चों को जो हिस्सा जा रहा है वो उनका है। एचयूएफ का बंटवारा हो गया, याद है ना, मैंने बताया था 5 लोगों में बंटवारा हुआ था, इफ यू रिमेंबर। 5 लाख रुपए की डिबेंचर इंटरेस्ट की इनकम थी, 1-1 लाख रुपए सबकी आ रही थी, तो स्पाउस का किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगा? जब बंटवारा हो गया परिवार का, तो बीबी का माइनर बच्चों का हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होता है, तो स्पाउस का भी हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगा, जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। फिफ्थ, exemption of a certain amount not exceeding the income clubbed is available under section 1032 where minor income is clubbed with the income of the parent. The maximum exemption available is 1500 रुपया। Mr. A gift cash of ₹1 lakh to his brother's wife, Mrs. B। A ने अपने ब्रदर की वाइफ को मिसेस बी को दिया, ठीक है, रुको, ए और बी ये दोनों ब्रदर हैं, ठीक है, चलिए, और ये है मिसेस बी, ए ने मिसेस बी को दिया, ठीक है, 1 लाख रुपया, और फिर मिस्टर बी गिफ्ट्स कैश ऑफ ₹1 लाख टू मिसेज ए। अरे बी ने मिसेज ए को भी 1 लाख रुपया दिया। केस याद आ रहा है? तुम मेरी बीवी को, मैं तुम्हारी बीवी को, याद आया? ये वाला पढ़ाया था ना आपको, वही वाला केस है। ए ने मिसेस बी को 1 लाख रुपया दिया, बी ने मिसेस ए को 1 लाख रुपया दिया। सोच रहे थे इनकम टैक्स की आंख में धूल झोंक देंगे। देखिए, फ्रॉम द कैश गिफ्टेड टू हर मिसेस बी इन्वेस्ट इन अ फिक्स डिपॉजिट। मिसेस बी ने अब इसका एफडी करा दिया, ठीक है, और वहां से 10,000 रुपए की इनकम आ गई, ₹10,000 का इंटरेस्ट आ गया एफडी पे। अब ये 10,000 रुपए किसकी इनकम है? तो बेटा ये 10,000 रुपए की इनकम ना बी की है। अब वैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से ए भी अगर इसको इन्वेस्ट करती हैं और कोई इन्वेस्टमेंट पे इनकम आ गई, तो वो पता है किसकी इनकम हो जाएगी? ए की इनकम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या किया गया है? इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, ए ने नगद पकड़ाया फिर एफडी हुई है, फर्क नहीं पड़ता इससे, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट ही है। और मैंने आपको बताया था इसी को क्रॉस ट्रांसफर कहते हैं। क्रॉस ट्रांसफर भी गवर्नमेंट ने ट्रैप कर लिया है। तो बी, मिसेस बी को जो इनकम आएगी वो मिस्टर बी की हो जाएगी, और मिसेस ए को जो इनकम आएगी वो मिस्टर ए की हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इनकम ऐसे नहीं क्लब कराइएगा कि मिसेस बी वाला मिस्टर ए में, ऐसे नहीं। वो तो भाई ए ने बी, मिसेस बी को क्यों दिया है? क्योंकि बी ने मिसेस ए को दिया है। अंडरस्टूड? तो मिसेस बी की जो भी इनकम है वो मिस्टर बी की कहलाएगी, और वैसे ही मिसेस ए को जो इनकम आएगी वो मिस्टर ए की कहलाएगी। ये सब कुछ नहीं किए हैं ये दोनों भाई, क्या किए हैं? अपनी अपनी बीवी को देने के बजाय एक दूसरे की बीवी को दे दिए सब, ठीक है, आपस में बात करके। तो बस ये सेटिंग थी, गवर्नमेंट तो समझ ही गई। स्कॉलरशिप रिसीव बाई माइनर चाइल्ड इज, स्कॉलरशिप टैलेंट की वजह से आता है, और टैलेंट की वजह से आता है तो इसका मतलब ये इनकम किसकी है? बच्चे की है।
ठीक है, ये पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप वगैरह होती है, तो आपने एग्जाम इनकम में पढ़ा है कि वो एग्जाम भी हो जाती है, तो बच्चे की एग्जाम हो जाएगी, लेकिन ये इनकम बच्चे की है, पहले तो ये समझ लीजिए। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट विथ अ बैंक मेड आउट ऑफ द इनकम अर्न फ्रॉम स्कॉलरशिप इज, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ बैंक मेड आउट ऑफ द इनकम अर्न फ्रॉम स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप से जो पैसा आया उसकी सब एफडी करा दी है, और एफडी से अब ब्याज आ रहा है, तो किसकी इनकम होगी? उस पेरेंट की इनकम होगी जिसकी इनकम ज़्यादा है। ठीक है। नाइन्थ, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्स 51,000 फ्रॉम रेंट टू हिज मेजर सन विदाउट ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बेटे को रेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो फादर के हाथ में क्लब हो जाएगी, ट्रांसफरर जो है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, ट्रांसफरर दैट इज फादर। नाउ द लास्ट एमसीक्यू, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव बाय माइनर मैरिड डॉटर इज, अरे माइनर मैरिड डॉटर कर करके ना आपको कंफ्यूज करता है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनर बच्चे हैं ना, इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। So this was all about the chapter clubbing of income, and you have completed it. We'll stop here.